नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। नई दिल्ली में भारत मंडपम में PHDCCI चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 120वां वार्षिक सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में उद्योग, व्यापार, स्टार्टअप, नीति निर्माण और सतत विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता, कोऑपरेटिव सेक्टर के दिग्गज निवेशक, स्टार्टअप प्रतिनिधि और विदेशी मेहमान उपस्थित रहे। वहीं सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के आर्थिक विकास में उद्योगों की भूमिका को मजबूत करना और नवाचार को बढ़ावा देना। कॉमर्स में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं अध्यक्ष के रूप में, ऐसे सभी हमारे पूर्व अध्यक्ष, सभी PhD चैम्बर्स के सभी प्रतिनिधिगण, सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आपके इस अंतिम सत्र में, जैसा हेमंत जैन जी ने बताया, कि आप सबसे मिलने का, आप सबके साथ विचार साझा करने का इस 120वें वार्षिक सत्र में ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और PhD चैम्बर ने बीते 120 वर्षों में देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और उद्यमशीलता की भावना को सशक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो अतुलनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस गौरवशाली संस्था ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक उद्योग जगत और सरकार के बीच एक सशक्त सेतु का काम भी किया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस महत्वपूर्ण सत्र में भारत की एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदारी की उभरती भूमिका, उसमें उत्तराखंड राज्य के योगदान जैसे सार्थक विचार विमर्श भी यहाँ पर आए हैं। इसके लिए मैं PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में उद्योग जगत का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उद्योग न केवल रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, बल्कि समाज में प्रत्येक वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब देश के उद्योगपति, उद्यमी, नीति निर्माता एवं एक राष्ट्र उत्थान पर इस प्रकार से अधिवेशन करते हैं, इस प्रकार से मंथन करते हैं, जुटते हैं, तो उसका प्रभाव केवल उद्योग जगत तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग में कल्याण और राष्ट्र के विकास के मार्ग भी प्रशस्त करता है। मेरा मानना है कि ये कॉन्क्लेव केवल उद्योग जगत का सम्मेलन मात्र नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक चेतना, वैश्विक नेतृत्व की नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला भी एक बहुत सशक्त मंच है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की नीति ने आज भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। आज भारत में न केवल निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बना है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे अनेक क्षेत्रों में बहुत परिवर्तन आया है व्यापक रूप से। यही कारण है कि आज पूरा विश्व भारत को विकास और विश्वास और अवसरों की भूमि के रूप में देख रहा है। दुनिया के इन्वेस्टर भी हमारे देश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आदरणीय मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प किया है, और इस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तीव्र गति से भारत आगे बढ़ रहा है।
यही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन गया है। आज हमारे स्टार्टअप ग्लोबल इनोवेशन में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने आम नागरिक को टेक्नोलॉजी के पास पहुंचाया है और आत्मनिर्भर भारत ने देश को उत्पादन और विनिर्माण का हब बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश ये देखकर अचंभित हैं कि जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात करी थी, तो आप सबको याद होगा उस समय का कालखंड कि कुछ ऐसे नेता भी हमारे देश के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैसे डिजिटल हो सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न खड़े किए थे। लेकिन अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो और नियत साफ हो तो कोई भी रास्ता, कठिन कितना क्यों ना हो, वो रास्ता भी आसान बन जाता है और मंजिल मिल ही जाती है। और आज देखिए दुनिया के लोग अचंभित हैं कि कैसे एक सब्जी वाला, अभी दीपावली में हम लोग जो है तमाम स्थानों पर खरीदारी करने जाएंगे, कुम्हार के यहाँ पर जाएंगे। अभी मैं 2 अक्टूबर को खादी के स्टोर में गया था, खादी का कुर्ता खरीदने के लिए, तो वहां भी डिजिटल से पेमेंट हो रहा है। सब्जी वाला भी कर रहा है, ठेले वाला भी कर रहा है, चाय वाला भी कर रहा है। और आज दुनिया का आधे से ज्यादा, पूरी दुनिया भर का आधा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन वो हमारे देश में हो रहा है। 55 करोड़ से अधिक लोग आज बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ गए हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, रक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का, हेल्थ का, एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या अंतरिक्ष अनुसंधान का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो देश पहले भारत को केवल एक उपभोक्ता के रूप में देखा करते थे, आज वही देश भारत को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की क्षमता से चुनौती के रूप में भी देखने लगे हैं। क्योंकि अब केवल आयात करने वाला देश हमारा देश नहीं रहा, बल्कि निर्यात, विनिर्माण और तकनीकी विकास में विश्व का अग्रणी साझेदार बन गया है। अभी भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि 2028 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा और आज के दौर में भारत वैश्विक निवेश के लिए भी सबसे भरोसेमंद एक स्थान बन गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक और स्वदेशी अपनाओं के मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है, वहीं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के माध्यम से नागरिकों को राहत प्रदान करने के साथ साथ हमारे स्थानीय उद्योगों और व्यापारियों को भी एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज से लगभग 2 साल पहले इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने विभिन्न निवेशक समूह के साथ, उद्योग समूह के साथ 3,56,000 करोड़ के एमओयू उनके साथ हमने किए थे और उस पर लगातार हमने काम किया। उसका परिणाम हुआ कि 2 साल से पहले ही हमको 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करवाने में सफलता प्राप्त हुई। पहले राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भी अलग अलग विभागों में विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, जिसमें बहुत समय लग जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमने उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम में भी व्यापक रूप से सुधार किया है। वहीं हमने 30 से अधिक नई पॉलिसी भी बनाई है, जिसमें इंडस्ट्री की पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी, ऐसे टूरिज्म से लेकर सभी सेक्टरों में। और ये हमने विभिन्न जो हमारे उद्योग समूह और जो उस क्षेत्र में व्यापार करने वाले लोग हैं, उनके सुझावों को लेकर
इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। इसके अलावा जहां हम स्टार्टअप को इनोवेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय यू हब की स्थापना कर रहे हैं, वहीं उन्हें आसानी से फंड उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ का हमने एक वेंचर फंड भी बनाया है। यही नहीं, राज्य में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए यूके स्पाइस नाम से निवेश प्रोत्साहन एजेंसी स्थापित करके निवेशकों को समर्पित निवेश मित्र की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जो उनके होने वाले कई कार्यों को संपादन में। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखंड के में रेल सेवाओं पर चर्चा की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री की मांग पर रेल मंत्री ने कहा कि देहरादून हरिद्वार रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। वहीं ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को पूरी तरह बंद कर योग नगरी रेल आपको बता दें रेल स्टेशन से ही ट्रेनों का संचालन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर देहरादून टनकपुर साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में 3 बार किए जाने पर भी रेल मंत्री ने सहमति दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि हरिद्वार देहरादून रेल लाइन दोहरीकरण कार्य का पूरा व्यवहार आपको बताते चले व्यवहार भी केंद्र सरकार उठाएगी। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।